Hello and welcome to Incredible Abhishek. So, we are continuing our polity lecture series, and in this video, we are going to start with the part 2 of the Indian Constitution, and that deals with the topic of citizenship. Right? So, in the last class, मैंने आपको बताया था कि दो चैप्टर्स हैं, दो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ये बहुत क्रूशियल हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज की बात करते हैं, या फिर जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रिशिएट करते हैं कि इसमें कितने डिटेल्ड न्यूएंसेस हैं, इसमें कितने बिल्कुल फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं. जब हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो ये दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम्स की, तो शायद ये दोनों चैप्टर्स हमें उतने ज़्यादा क्वेश्चंस, उतने ज़्यादा मार्क्स फेच करके नहीं देते हैं. क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि इनसे क्वेश्चंस ही नहीं आते. तो हमें ये चीज़, हमने लास्ट लेक्चर में भी, हमने जब यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज करा था, तो हमने ये चीज़ ध्यान दी थी कि हम इस एस्पेक्ट पे बिल्कुल पढ़े रहेंगे. हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में हमें मार्क्स फेच करके दे, और जो ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें हम इधर उधर नहीं भागेंगे. चैप्टर्स आएंगे ऐसे जिसमें हमें इधर उधर बहुत जाना पड़ेगा, जैसे ठीक अगला चैप्टर फंडामेंटल राइट्स, हम बहुत डिटेल में करेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट होगा इसमें. लेकिन जहाँ पे नहीं है, लेट्स नॉट वेस्ट आवर एफर्ट्स देयर, राइट. तो सिमिलरली हमारा अप्रोच सिटीजनशिप में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा. हम इसको बिल्कुल आराम से, जो समझने वाली चीज़ें होंगी वो समझेंगे. इसमें सबसे डिफिकल्ट जो होता है वो होता है कुछ डेट्स. इसमें हर आर्टिकल में ऑलमोस्ट एक डेट आएगा कि इस डेट से पहले ऐसे था, इस डेट के बाद ऐसे हो गया, और वो डेट बिल्कुल भी फैंसी डेट नहीं है. फॉर एग्जाम्पल सडनली आ जाएगा 19 जुलाई 1948, इसके बाद ऐसे ऐसे थे. तो अब ये बिल्कुल फैंसी डेट नहीं है, बिल्कुल याद नहीं रहेगा. आई अग्री. और मैं अगर आगे बोलूं, इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है. आप बस एक बार इसको पढ़ लो, समझ जाओ कि हाँ कैसे 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 चीजें हैं, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है. जितना आसान हो पाएगा मैं पूरा ट्राई करूंगा, ताकि आपको वो चीजें याद रहें जैसे मैंने करी हैं, याद जैसे मैंने सीखा है. तो बस वैसे ही करते हैं और आगे बढ़ते हैं इसमें. तो शुरू करते हैं एक चीज से कि ये सिटीजनशिप आखिर होता क्या है. सिटीजनशिप ये जो है एक इंसान का एक लीगल स्टेटस होता है. ये एक इंसान का एक लीगल स्टेटस होता है. किस चीज का स्टेटस? कि वो इंसान, वो पर्टिकुलर इंसान एक सॉवरेन कंट्री का एक मेंबर है. आप और मैं इस कंट्री के एक मेंबर हैं. इस चीज की स्टेटस कौन देता है? यही सिटीजनशिप. ठीक है. तो यही डेफिनेशन है इसकी. ये डेफिनेशन है कि सिटीजनशिप एक आदमी का लीगल स्टेटस होता है एक सॉवरेन स्टेट के मेंबर की तरह. ठीक है. अब जब आप एक इस कंट्री के मेंबर हो, तो एज अ मेंबर क्या होता है? आपके पास कुछ राइट्स होते हैं, साथ ही में आपके पास कुछ ड्यूटीज होती हैं. ठीक है. तो अभी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हम इस मेंबर बनने के लिए क्या करना होता है, जो मेंबर हैं उनको क्या करना होता है एंड ऑल. और जैसे ही हम इस मेंबर की सारी बातें कंप्लीट कर लेंगे, अगला चैप्टर हम सीधा मूव करेंगे कि उस मेंबर के पास राइट्स क्या क्या हैं. जब राइट्स हम बात कर लेंगे, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे, ड्यूटीज की भी बात करेंगे. तो यही ऑर्डर है. तो सिटीजनशिप यही होता है, एक मेंबरशिप आपकी सॉवरेन कंट्री से, जो स्टेटस, जो चीज बताती है कि हाँ जी भाई साहब तुम इस मेंबर हो इस कंट्री के, वो चीज है सिटीजनशिप. ठीक है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट सेकंड है, हमने पहले भी बात कर चुकी है कि पार्ट सेकंड है, ये सिटीजनशिप की बात करता है. किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक? देखो, आर्टिकल 4 तक तो हमने यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज में देख लिया था. तो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11. ठीक है. ये है हमारी सिटीजनशिप, पार्ट 2 आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11. ठीक है. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप की बात है. ठीक.
तो अब जब हम समझते हैं कि एक कंट्री है, उस कंट्री में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो होते हैं उसके सिटीजन्स जो उसके मेंबर्स हैं, और दूसरे होते हैं एलियंस। ये एलियंस कोई मिल गया वाले नहीं है। सिटीजन्स वो होते हैं जिनके पास कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज होती हैं। एलियंस होते हैं जो उस कंट्री के नहीं हैं। जैसे इंडिया में अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इंडिया में क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा था तो कुछ लोग आए थे देखने फॉरेन से भी, ऑस्ट्रेलिया से और साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, अलग अलग जगह से। तो वो क्या हमारे कंट्री के सिटीजन्स हैं? नहीं है, वो एलियंस हैं। तो हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो सिटीजन्स, बाकी उसके अलावा जितने हैं वो सारे एलियंस। ठीक है, एलियंस आर द सिटीजन्स ऑफ सम अदर स्टेट, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड ऑल, and hence they do not enjoy all the civil and political rights. On the other hand, they do not also have certain duties, constitutional duties to perform, right? उसके बाद जब एलियंस की हम बात करते हैं तो एलियंस भी हमने दो तरीके की बात कर रखी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एक्सप्लेन नहीं कर रखा बट बात कर रखी है। कैसे? एक है हमारे फ्रेंडली एलियंस, ठीक है, और दूसरे हैं हमारे एनिमी एलियंस, यानी ऐसे कंट्री के लोग जिससे इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हैं। जैसे यूएसए हमारा फ्रेंडली एलियंस है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, और ऐसे कंट्री से जिनके साथ अनफॉर्चुनेटली हमारे रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, वो एनिमी एलियंस। इसमें कौन सी कंट्री आती है इसका एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है, तो वही कंट्री। तो ये हो गए। तो अब आप अपने समझो कि सबसे ज्यादा राइट्स किसके पास? सिटीजन्स के पास। उससे कम राइट्स किसके पास? फ्रेंडली एलियंस के पास। और सबसे कम राइट्स किसके पास, या फिर कोई राइट्स एक तरीके से किसके पास? एनिमी एलियंस के पास। यही बात है। तो यही होता है। फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 22 है, इसमें ये डिफरेंशिएशन आता है कि इनको कुछ चीजें अलाउड हैं जो इनको नहीं है। हम पढ़ेंगे पार्ट 3 नेक्स्ट क्लास से ही शुरू कर देंगे। तो ये बात हुई बेसिक्स ऑफ सिटीजनशिप। अब एक चीज याद रखने की पूछी जा सकती है, ऑल्दो फंडामेंटल राइट्स में बहुत बच्चे पढ़ते हैं बट यहां भी बता देता हूं, जो सिटीजन्स हैं हमारे यहाँ, जो फंडामेंटल राइट्स है ना, वो जनरली फंडामेंटल राइट्स सबके लिए ही हैं। ठीक है, सिटीजन्स को भी हैं और नॉन सिटीजन्स को भी हैं, लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं। अगर आप इंडिया के सिटीजन्स हो तभी ये 5 राइट्स आपके पास हैं। उसमें अभी मैं सिर्फ आर्टिकल नंबर लिखूंगा, ये आर्टिकल नंबर्स में क्या क्या आते हैं ये डिटेल्ड बात हम फंडामेंटल राइट्स में करेंगे। बस ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये कभी कभी जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लोगे तब आपको ये एक पॉइंट याद करने में आसान होगा, जो मैंने लिख भी दिया है पीपीटी में, यहां पे ये लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ भी है। तो क्या क्या है इसमें? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये जो राइट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। इसके बाकी अलावा जो राइट्स हैं वो सबके लिए हैं। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज समझते हैं, हम हर क्लास में ऑलमोस्ट ये बात कर ही लेते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। उसके बाद हम ये भी बोल देते हैं कि इंडिया एक क्वाजी फेडरल कंट्री है, जो कि यूनियन के पास ज्यादा पावर्स हैं स्टेट के। जो ट्रू फेडरल कंट्रीज होती है ना, उसमें यूनियन और स्टेट्स की पोजीशन ऐसी होती है, यूनियन इज इक्वल टू स्टेट। तो वहां पे क्या होता है, जो सिटीजनशिप होती है ना वो दोनों की होती है, वो ड्यूअल होती है। आप यूनियन के भी सिटीजन हो, आप स्टेट के भी सिटीजन हो। लेकिन इंडिया में सिंस हम क्वाजी फेडरल हैं तो इंडिया में हम ना सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं। ठीक है, अगर आप द मोमेंट आपने किसी दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप ली, जिस मोमेंट आपने वो सिटीजनशिप ली उसी मोमेंट आपके पास आपसे इंडिया की सिटीजनशिप वापस ले ली गई। तो ये भी एक बताता ही है कि हम क्वाजी फेडरल है। दूसरे तरीके से ये सिंगल सिटीजनशिप है, ये भी तो बताता है। हमने फर्स्ट लेक्चर में शायद नहीं, प्रियम्बल वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि इंडिया में प्रियम्बल में एक वर्ड लिखा है फ्रेटर्निटी, जो कि ब्रदरहुड की बात करता है। तो ये ब्रदरहुड बढ़ाने के लिए, आपको नहीं लगता ये सिंगल सिटीजनशिप बहुत अच्छी बात है? आप जाके तमिलनाडु के किसी विलेज में पूछो कि आपकी सिटीजनशिप क्या है, वो कहेगा इंडियन। आप कश्मीर में पूछो इंडियन, आप अरुणाचल में पूछो इंडियन, आप एमपी में पूछो इंडियन। तो ये एक तरीके से तो ब्रदरहुड एक कॉमन एलिमेंट ये बन रहा है ना हमारे लिए। तो ये चीज है सिंगल सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो ये इंट्रोडक्शन था।
अब हम आ जाते हैं आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। हम आर्टिकल बाई आर्टिकल देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से समझना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कोई ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला कि आर्टिकल 5 में कौन सा डेट है। बस एक चीज अगर कभी पूछी जा सकती है, बहुत ही, अगर कोई एग्जाम इसी से इसको क्वेश्चन बनाना है इसी चैप्टर से, तो बस यही पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज के लोग की बात हो रही है। तो अब हम आ जाते हैं अपने आर्टिकल पे। तो ये अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट है, आर्टिकल 5 लिखा है। ठीक है, देखो एक बात समझने की है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949, बट लागू हुआ 26 जनवरी 1950। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इस डेट को लागू हुआ ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 5 से 11 तक की जो बात की गई है ना, वो ये बताता है कि इस डेट तक आपके सिटीजन्स कौन हैं, हु आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। कब तक? इस डेट तक, 26 जनवरी 1950 तक इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन हैं। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 5 से 11 इसी की बात करता है, या फिर मैं प्रिसाइजली बोलूं तो 5 से 8, 9, 10, 11 तो अलग चीजें हैं, बताऊंगा। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बाद सिटीजन्स कैसे बनना है उसकी बात बताई गई है कि वो कैसे बनना है, लेकिन कौन होंगे ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताई गई है। आप खुद ही सोचो, 1950 में ही या 1949 में ही हम ये कैसे बता देंगे कि 2023 में क्या क्राइटेरिया होगा इंडिया का सिटीजन बनने का। हमें थोड़ी ना पता है कि तब हमारे साथ किसके रिलेशंस अच्छे होंगे, कितना आसान हो जाएगा, कितना मुश्किल हो जाएगा, क्या डायनेमिक्स रहेगी सोसाइटी की। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत अच्छा काम किया। उसने बस ये करा कि मैं आज तक हमारे यहां कौन सिटीजन होगा ये मैं बता दे रहा हूं, इसके आगे मैं पार्लियामेंट को पावर दे रहा हूं, वो बनाएगा सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉ, और उस हिसाब से आगे सिटीजनशिप चलेगा। तो ठीक है, तो अभी जो हम आर्टिकल्स की बात करेंगे, हम उसमें बात करेंगे कि 26 जनवरी 1950 तक इंडिया के सिटीजन्स कौन कौन थे। देखो ये इसमें जो लिखा है ये आप पढ़ सकते हो, आप बुक से भी पढ़ सकते हो, कहीं से भी पढ़ सकते हो। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं आपको आर्टिकल 5 समझाऊंगा, क्योंकि ये अगर मैं पढ़ने बैठा और इसको बता दिया तो ये इनजस्टिस होगा, क्योंकि इससे समझ आएगा नहीं। तो देखो सबसे आसान चीज मैं बताता हूं कैसे। एक डेट याद रख लो आर्टिकल 5 के लिए, 26 जनवरी 1950। ये डेट तो आसान है याद करनी भाई, ये तो होनी चाहिए याद। इसमें क्राइटेरिया ये है, आर्टिकल 5 उन लोगों को सिटीजनशिप देता है जिनके पास इंडिया का डोमिसाइल है। डोमिसाइल का मतलब क्या होता है कि या तो वो लोग खुद इंडिया में जन्मे हैं, या तो उनके कोई भी एक पेरेंट इंडिया में जन्मे हैं, या तो वो 5 साल से इंडिया में ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है, मतलब इंडिया में रह रहे हैं। अगर आप इस डेट से पहले इन तीनों में से कोई भी एक होते, कि आप या तो खुद ही यहां पैदा हुए हो, तब तो आप सिटीजन हो ही गए। अगर आप चलो खुद पैदा नहीं हुए हो, लेकिन आपके दोनों पेरेंट में से कोई एक यहां पैदा हुए हैं, तो भी आप इंडिया के सिटीजन हो गए। और या तो आप 5 साल से यहां पे रेसिडेंट हो, तब भी आप हो गए। भले आप भी जन्मे नहीं हो यहां पे, आपके पेरेंट्स भी यहां नहीं जन्मे, लेकिन आप आजाद हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के 5 साल पहले से यहां रह रहे हो, तो आप भी इंडिया के सिटीजन कहलाओगे। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं मेन चीज की, जिसका नाम है डोमिसाइल ऑफ इंडिया। डोमिसाइल ऑफ इंडिया में ये 3 चीजें आती हैं। ठीक है, अब आप इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड हु वाज बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, whose parents was born in the territory of India, either of, मतलब कोई भी एक, और who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है इससे जस्ट पहले 5 साल तक, shall be a citizen of India। तो आर्टिकल 5 इन तीनों लोगों की बात करता है कि ये 3 लोग इस डेट से पहले इंडिया के सिटीजन हैं। ठीक है, अब अगला आर्टिकल,
आर्टिकल 6, इसमें बस इतना ही है, इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ, अब मैं एक लास्ट में एक चीज लिख दूंगा, आप भी उसको नोट डाउन कर लेना कहीं पे और उसी तरीके से याद रखना। अब जैसे मैं एक आपको तरीका बता दूं, जैसे मैंने पढ़ा था या जैसे मुझे पढ़ाया गया था। तो आर्टिकल 6 सबसे पहले ना, तो जहां भी बैठे हो आप, जहां भी ये क्लास कर रहे हो, सबसे पहले तो एक चीज कर लो कि आर्टिकल 6 वालों की ना मुझे सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये याद करने का तरीका बता रहा हूं। आर्टिकल 6 वालों का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट है, क्यों पता है? क्योंकि ये वो लोग थे जो 1947 में पाकिस्तान चले गए, ठीक है। इनको पता लगा कि भाई साहब यहां अगर रहे ना तो खत्म है मामला। तो ये लोग, आर्टिकल 6 के अंदर उन लोगों की बात की जाती है जो पाकिस्तान से इंडिया वापस आ गए थे। इनसे ज्यादा विजनरी दुनिया में कोई नहीं है। इनको उस टाइम पता था कि बॉर्डर के किस तरफ क्या मिलने वाला है, तो ये यहां थे, किसी तरीके से ये इधर आ गए इंडिया की साइड। तो इसीलिए जहां भी बैठे हो, आर्टिकल 6 वालों के लिए आपके दिल में बहुत अलग रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये याद करने का बस तरीका है और कुछ नहीं है। क्या है? राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। विजन देख रहे हो? ठीक है। अब इसमें जो डेट आती है ना, वो अब ध्यान रखनी है। अब आपको कम से कम इतना तो ध्यान हो गया। अब जैसे ये हमने रिस्पेक्ट की बात कर ली, तो बस इतना याद रखना, अच्छा हाँ 6 में हम वो रिस्पेक्ट कर रहे थे, किसकी रिस्पेक्ट? जो आगे वहां से पाकिस्तान से इंडिया आ गए। अब इसमें क्या है कि एक डेट याद रखो। इस डेट का नाम है 19 जुलाई 1948। इसमें क्या याद करना है कि बस इस डेट से पहले अगर कोई बंदा बंदी पाकिस्तान से इंडिया आया है तो वो खुद या फिर उसके मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, कोई भी इनमें से एक, वो खुद मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी यानी सेल्फ, पेरेंट्स कोई भी एक, एनी वन, और ग्रैंड पेरेंट एनी वन, ये कोई भी अगर इंडिया के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन थे, या फिर इंडिया के सिटीजन नहीं, इंडिया में बॉर्न हुए थे, इनका जन्म इंडिया में हुआ था, खुद का, पेरेंट का, किसी एक का, या ग्रैंड पेरेंट का, इस डेट से पहले आए हैं तो वो तो इंडिया के सिटीजन बन जाएंगे तुरंत, उनको कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब कि आप 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से इंडिया में आ गए। 47 में आजादी हुई, पार्टीशन हुआ, आप चले गए पाकिस्तान, लेकिन ये 47 15 अगस्त से लेके 19 जुलाई 1948 लगभग 11 महीने, इस 11 महीने में आप वापस आ गए इंडिया। आपका विजन बहुत तेज काम कर गया। तो आप, आपके कोई एक पेरेंट या आपके कोई भी एक ग्रैंड पेरेंट अगर इंडिया में जन्मे हैं तो आप इंडिया के सिटीजन ऑटोमेटिकली बन गए। भाई हमें भी विजन की रिस्पेक्ट है ना, ठीक है। लेकिन अगर आपका विजन स्लो है, अगर आपका साबुन स्लो था उस साल और आप 19 जुलाई 1948 के बाद माइग्रेट करके इंडिया में आए, आपको इसके बाद लगा कि अरे भाई साहब यहां नहीं होने का, उधर ही होना है सब, यहां तो खत्म हो जाएगा, तब क्या है ना कि यहां तब आपके ये कंडीशन तो है ही कि आप, आपके कोई भी एक पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न होने चाहिए, एनी वन, साथ में आपको एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता, ठीक है। आर्टिकल 6 में सिर्फ यही बात की जा सकती है। देखो इसको आप पढ़ने की कोशिश कर लेना, अभी मैं थोड़ा सा कोशिश कर देता हूं, समझ में आ जाए बहुत बढ़िया बात है। बात तो यही है लेकिन जो लिखा है मैंने, ठीक है। Notwithstanding anything in Article 5, a person who has migrated to the territory of India from the territory now included in Pakistan shall be deemed to be a citizen of India at the commencement of this constitution. तब जब या तो वो खुद या उसके पेरेंट्स या उसके कोई भी ग्रैंड पेरेंट इंडिया में बॉर्न हुए थे, ठीक है। लेकिन अगर वो इंडिया में इस डेट से पहले 19th day of July 1948, इन्होंने डेट ऐसे भी नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, तो
इस डेट से पहले अगर इंडिया में आते हैं तब तो वो ऐसे ही हैं, लेकिन इन केस जब ये बाद में आते हैं इस डेट के, तो पहले तो उनको एक सिटीजनशिप के एक ऑफिसर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करेगी उससे रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, और ये कंडीशन तो फुलफिल करनी ही है कि एक ने एक कोई इंडिया में बॉर्न होना चाहिए। तो ये बात है आर्टिकल 6 की। इससे आसान तरीके से नहीं समझ में आएगा, कहीं से भी आप समझने की कोशिश करो, यही है सबसे आसान तरीका। डेट याद रखना बस 19 जुलाई 1948, और ये याद रखना कि आर्टिकल 6 वालों के लिए जिंदगी में आगे से हमेशा बहुत रिस्पेक्ट रहनी चाहिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल पे जो है आर्टिकल 7। इसको कैसे याद रखेंगे पता है? एक हम कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते, ये आर्टिकल 7 वाले वही हैं। ठीक है, ये वही है। ये क्या हुआ ना कि ये पहले तो जैसे ये पाकिस्तान गए, लेकिन ये पाकिस्तान जाने के बाद वापस इंडिया आ गए। ठीक है, notwithstanding anything article 5 and 6, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now including Pakistan shall not be deemed to be a citizen of India। अब मैं इसको सीधी बात बता देता हूं, इसमें क्या है। इसमें सिर्फ छोटी सी चीज देखनी है, ये किन के लिए एलिजिबल है? जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं, कब? 1 मार्च 1947 के बाद। लेकिन ये उसके बाद गए तो हैं पाकिस्तान, लेकिन ये उसके बाद वापस भी आ गए। तो ये सुबह का भूला शाम को घर आ गया। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है। 1 मार्च 1947 के बाद ये गए पाकिस्तान, लेकिन फिर बाद में ये आ गए वापस। इनका क्या तरीका है सिटीजनशिप लेने का? वही सेम बात, सेल्फ, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, इन सारे में से कोई एक प्लस रजिस्ट्रेशन। अगर ये करा लिया, वेलकम टू इंडिया। तो आर्टिकल 7 किन के लिए है? सुबह का भूला शाम को घर आ गया। ये सब बात हुई। अब हम अपने टफ आर्टिकल्स में से लास्ट आर्टिकल पे आते हैं। इसके बाद के जो 9, 10, 11 वो आसान है। टफ तो ये भी नहीं है, इसमें बस डेट्स हैं, थोड़ा सा समझने में लैंग्वेज ऐसा है, हमें लीगल लैंग्वेज की ज्यादातर हम में से लोगों को आदत नहीं होती है, इसी वजह से। ठीक, आर्टिकल 8 उन लोगों की बात करता है जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो इंडिया से दे आर रिसाइडिंग आउट, दे आर रिसाइडिंग आउटसाइड। ये उन लोगों की बात करता है। तो इन लोगों को क्या इनका वो है, इनका भी डेट आसान है, 26 जनवरी 1950। इनमें क्या है कि इनके, अब ये खुद तो बाहर में रहते हैं, तो इनके पेरेंट्स या फिर इनके ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, ये इंडिया में बॉर्न होने चाहिए। ठीक है, मान लो कि कोई आदमी है जो यूएसए में रहता है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 तक इनके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ है। ठीक है, और ये रहते यूएस में है, तो इंडिया के सिटीजन बनना चाहते हैं। अब इनको क्या करना होगा? पहला कंडीशन तो इनको ये देख लेना होगा कि भाई आप देख लो कि आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी में से कोई एक इंडिया में बॉर्न हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर हुआ है तो बस एक काम करो, यूएसए में जो है ना, जो एम्बेसी है इंडिया की, वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लो। हम ये भी नहीं कह रहे कि तुम इंडिया आओ, यहीं पे हमारा अपॉइंटेड ऑफिसर तुम्हें रजिस्टर करेगा। नहीं नहीं नहीं, वहीं जो एम्बेसी है वहीं पे रजिस्ट्रेशन करा लो। ये कंडीशन फुलफिल कर लेना। फिर से लैंग्वेज का पढ़ने की कोशिश करेंगे। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन द आर्टिकल 5, एनी पर्सन हु और ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन इंडिया as defined in the Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be deemed to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative, इसी को एम्बेसी बोलते हैं आज के दिन में, of India in the country where he or she is residing। ठीक है, ये किनके लिए है? इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। यही बात है बस, और कुछ भी नहीं है।
मुझे पता है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन ट्राई करना याद करने की। एक छोटा सा चीज मैं आपको बता दूं अगर ट्राई कर रहा हूं। आर्टिकल 5 किन के लिए था? डोमिसाइल वालों के लिए, इंडिया में खुद जन्मे हूं, पेरेंट्स जन्मे हूं और सिटीजनशिप मिल जाती। 6 किसके लिए था? जिनके लिए हमें बहुत रिस्पेक्ट है, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे, जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे। डेट क्या है? 19 जुलाई 1948। आर्टिकल 7 किन के लिए है? इंडिया से पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंडिया। सुबह का भूला शाम को घर आया। डेट क्या है? समथिंग मार्च। कौन सा मार्च? 1 मार्च 1947, है ना। और आर्टिकल 8 किन के लिए है? जो दे आर रिसाइडिंग आउट, इनका भी है। डेट 5th और 8th का डेट तो वही है हमारा रिपब्लिक डे, और 6th और 7th का डेट ये है। यही सबसे आसान है, इसमें यही ध्यान रखना। 2 केसेस बनते हैं कि इस डेट से पहले जो आए और इस डेट के बाद जो आए, यानी क्विक विजनरीज एंड लेट विजनरीज, ऐसे करके याद कर लेना। सब याद करने के तरीके हैं, कुछ और नहीं है, बस सिंपल रखना। अब आते हैं 9, 10 एंड 11 पे। ये बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। हमने बात करी कि वो कौन है हमारे यहाँ, सिंगल सिटीजनशिप है ना। आर्टिकल 9 कहता है कि अगर बाई चांस पर्सन्स वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट, जैसे ही आपने किसी फॉरेन स्टेट की सिटीजनशिप एक्वायर करी, आर्टिकल 9 के तहत आपकी इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा उसी मोमेंट। तो आर्टिकल 9 जो है वो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप को इन्फोर्स करता है। अब आता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 क्या कहता है कि एक बार आप इंडिया के सिटीजन बन गए तो बन गए तो बन गए, उसके बाद आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि हर 2 साल के बाद आके अपना सिटीजनशिप रिन्यू कराओ, हर 5 साल के बाद आओ, हर 20 साल के बाद आओ, 30 साल के बाद आओ। नहीं, अगर आप बन गए तो आप बन गए, उसके बाद कोई नहीं है। वंस अ सिटीजन ऑलवेज अ सिटीजन। तो कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस 5, 6, 7, 8 या फिर और हम आगे पढ़ेंगे उसमें, देन वो किसी भी लॉ और वो का सब्जेक्ट बनेंगे, क्योंकि वो इंडियन सिटीजन हैं और वो रहेंगे, वो कंटिन्यू होगा चीज। फिर आता है आर्टिकल 11, बहुत आसान है। मैंने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन में 5 से 8 आर्टिकल के बीच में सिर्फ ये बात की गई है कि 26 जैन 1950 तक कौन कौन होंगे सिटीजन्स। तो इसके बाद की जो पावर है वो दी गई है पार्लियामेंट को। किसने दे दी पार्लियामेंट को भाई पावर? ये किसने दी? आर्टिकल 11 में दी कि पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। एक लॉ जो है वो आगे की सिटीजनशिप की राइट्स को रेगुलेट करेगा। वो कौन लॉ बनाएगा? वो लॉ बनाएगा पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बनाएगा। अगेन अ क्वाजी फेडरल फीचर, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बनाएगा सिटीजनशिप से रिलेटेड। तो यही है 5 से 11। अब आता है इस चैप्टर का थोड़ा कंफ्यूजिंग, बोरिंग, लेस इंपॉर्टेंट पार्ट, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन हमें तो पढ़ना ही है। जब मैंने बोला आर्टिकल 11 में कि पार्लियामेंट बनाएगा, तो जब पार्लियामेंट बनाएगा तो पार्लियामेंट ने पक्का लॉ बनाया होगा। तो बिल्कुल लॉ बनाया है, उस लॉ का नाम है ये सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा CAA 2019 में आया था, बहुत हो हंगामा मचा था इस पे। तो ये भी तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ही है। यही तो पार्लियामेंट को 11th आर्टिकल ने पावर दी थी, तो ये बनाया है। तो उसी तरीके से ये पहला आर्टिकल, ये पहला CAA नहीं था 1955 में, और भी बहुत सारे CAA हैं। अब इस CAA में बात करी गई कि इंडिया के सिटीजनशिप अक्वायर करने की क्या क्या तरीके हैं। तो इंडिया के सिटीजनशिप को अक्वायर करने की 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका है बाय बर्थ, कि आपका जन्म होना चाहिए इंडिया में। इसमें 3 अलग अलग तरीके हैं, मैं ऐसे बता देता हूं। आप ये बहुत डिटेल में, आपकी मर्जी है, आप पढ़ना चाहें समझ लीजिए। पढ़ने और रटना तो है ही बाद में, हमेशा समझ जाएंगे तो आसान रहेगा। बाय बर्थ पहला तरीका सिटीजनशिप लेने का, कि आपका जन्म होना चाहिए इंडिया में। अब इस जन्म में ना अलग अलग रेंज ऑफ डेट्स हैं, कि अगर आप 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक अगर आपका जन्म होता है,
तो सिटीजनशिप लेनी बहुत आसान थी ये शुरुआत के सालों में। आपका अगर जन्म हुआ इंडिया में, भाई साहब गुड मॉर्निंग, आप हो गए सिटीजन इंडिया के, और कुछ नहीं चाहिए। बस आपको इस बीच में पैदा होना था और आप सिटीजन है। ठीक है, जब ये 1987 ऐसे हुआ तब तो बहुत आसान है सिटीजनशिप। इस बीच में इंडिया में जो भी जन्म हुआ है किसी का भी, वो इंडियन सिटीजन बन गया। कोई नहीं देखा हमने कि आपके पेरेंट्स कहां के हैं, आपकी मदर फादर कहां के हैं, कहां जन्मे, कुछ नहीं देखा। आप इस बीच में अगर इंडिया के लैंड पे जन्म हुए आपकी, आप इंडियन सिटीजन। जब हमने ये लगा कि यार ये तो बड़ा आसान है सिटीजनशिप लेना इंडिया की, हमें इसको थोड़ा टफ करना चाहिए, तो हमने बोला कि ठीक है, अब 1 जुलाई 1987 से लेकर के 3 दिसंबर 2004, मैं बार बार बोल रहा हूं डेट्स पे ध्यान मत दो ज्यादा, बस रेंज समझो कि हाँ 1950 से 87, 87 से 2004, डेट याद कर लेना एक बार। लेकिन कभी एग्जाम में ये नहीं आएगा कि हाँ चलो बताओ डेट क्या था, कौन सी जुलाई थी, कौन सा दिसंबर था। तो इस बीच में हमने सिटीजनशिप को थोड़ा टफ किया। हमने ये बोला कि देखो बाई बर्थ है तब तो आपको जन्म तो इंडिया में ही लेना होगा, क्योंकि हम बाई बर्थ की बात कर रहे हैं। साथ में पहले तो आप सिर्फ बॉर्न, इस बीच में अगर आप होते तब तो आप बॉर्न होते और इंडियन सिटीजन, लेकिन यहां पे बॉर्न होने के साथ साथ कोई एक पेरेंट आपके सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, कोई एक पेरेंट। थोड़ा टफ कर दिया ना, सिर्फ आपके जन्म लेने से नहीं होगा, एक पेरेंट भी आपके इंडियन सिटीजन होने चाहिए। यहां ऐसा कुछ नहीं था, हो सकता है आपके दोनों पेरेंट अमेरिकन सिटीजन हो, लेकिन आपका इंडिया में जन्म हो गया, आप इंडियन सिटीजन हो गए। लेकिन यहां हमने थोड़ा सिटीजनशिप को टफ कर दिया। फिर हमें लगा कि नहीं नहीं ये भी इतना टफ नहीं, मजा नहीं आ रहा, और टफ करो। हमने क्या किया, बोला कि 3 दिसंबर 2004 से लेकर के प्रेजेंट तक, अभी तक, अगर आप इंडिया में बॉर्न हुए, क्योंकि बाई बर्थ की बात कर रहे हैं तो इंडिया में तो बॉर्न होना ही पड़ेगा, आप बॉर्न हो गए, आप नहीं बनोगे सिटीजन ऑफ कोर्स, क्योंकि अब भाई जमाना टफ हो गया है। साथ ही आपके एक पेरेंट सिटीजन होंगे इंडिया के, जैसे यहां था, यहां पे आप तब भी नहीं बनोगे सिटीजन। साथ में एक ऐड कर दिया कि आपकी जो दूसरी पेरेंट हैं, दूसरे या दूसरी पेरेंट हैं, वो एक इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके जो दूसरे पेरेंट हैं, एक पेरेंट तो सिटीजन हो, आपका जन्म इंडिया में हो, लेकिन जो आपके दूसरे पेरेंट हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इंडिया में इलीगली आए हो, कहीं से तारों के नीचे से आए हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और टफ कर दिया हमने। बाई बर्थ सिटीजनशिप लेने के यही 3 एस्पेक्ट्स हैं, इस पूरे लैंग्वेज में यही लिखा हुआ है, बुक में भी यही लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेना, समझ इसको लेना। ये डेट्स 3 रेंज हैं, हमने इसको हम टफ करते गए, बस यही बात है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब दूसरा तरीका सिटीजनशिप लेने का, ये तो तब ना जब आप इंडिया में बॉर्न हुए हो, तब की ये बात है। अब बात आती है कि आप इंडिया में बॉर्न नहीं हुए, आप इंडिया के बाहर बॉर्न हुए हो, तब कैसे बनेंगे सिटीजन। तो यहां भी हमारे 3 केस बनते हैं, जिसको हम बोलते हैं बाई डिसेंट। ये दूसरा तरीका है इंडियन सिटीजनशिप लेने का, बाई डिसेंट। इसमें क्या होता है, फिर से वही 3 चीजें बाई डिसेंट की। 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992, इस बीच में अगर कोई ऐसा इंसान जिसका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है, अगर उसके फादर, सिर्फ फादर अगर इंडियन सिटीजन हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वो बच्चा इंडियन हो गया। मान लो कि कोई एक इंडियन इंसान है जिसका नाम है रघुवीर, ठीक है, वो रहते हैं भाई साहब, वो इंडियन सिटीजन है, ठीक है। ये जो है सो इनका जो बच्चा हुआ वो हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो बाई डिसेंट वाला कंडीशन लगेगा, बाई बर्थ वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि जन्म इंडिया से बाहर हुआ ऑस्ट्रेलिया में। तो ये देखा जाएगा कि ये कहां का सिटीजन है। तो सीधा अगर आप इस बीच में होते 1992 तक, तो सीधा देखा जाता कि अच्छा बेटा आपके फादर कहां के हैं, कहां के सिटीजन है, वो बच्चा बोलता इंडिया के, हम लोग बोलते कि कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा आप भी इंडिया के सिटीजन हो, क्योंकि हम 1950 से 1992 में रह रहे हैं। और इस बीच में अगर आप इंडिया से बाहर जन्मे हो और आपके सिर्फ फादर इंडियन सिटीजन है, तो आप भी इंडियन सिटीजन हो। अब फिर आपको लग रहा है ये भी आसान है भाई, तो चलो हमें जब भी आसान लगता है तो हम उसको मुश्किल कर देते हैं। अब हमने कर दिया इसको मुश्किल। पहली चीज तो ये थी ना कि ये थोड़ा सा बायस्ड भी था। वाई ओनली फादर, वाई नॉट मदर।
दूसरा जो हमने किया ना उसमें हमने बस यही किया, हमने ज्यादा चेंजेस नहीं किए। हमने बस यही किया कि हमने बोला कि भाई 10 दिसंबर 1992 से लेकर के 3 दिसंबर 2004 के बीच में अगर आप जन्मे हो, आपके कोई भी पेरेंट, ईदर पेरेंट इंडियन सिटीजन अगर हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी इंडियन सिटीजन हो। आप इंडिया से बाहर जन्मे हो, इस बीच में जन्मे हो, तो हम बस यही देखेंगे कि आपके कोई एक पेरेंट, आप भी ऑस्ट्रेलिया में मान लो जन्मे हो, आपकी जन्म 1999 की है, ठीक है, तो इस बीच की अगर है तो आप ऑस्ट्रेलिया में जन्मे हो। आपसे यही पूछा जाएगा कि बेटा फादर या मदर में से कोई भी इंडियन है, बोलोगे कि हाँ जी मदर इंडियन है, ठीक है, आप इंडियन सिटीजन आप भी हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कर दिया ऐसा। अब तीसरी चीज क्या करी इसके बाद, जैसे लास्ट किया था 3 दिसंबर 2004, ये डेट तो कॉमन है, ऊपर भी यही डेट था, से लेकर के अभी तक यहां टफ कर दिया हमने। यहां हमने बोला कि आप इंडिया से बाहर जन्मे हैं ऑस्ट्रेलिया में इस डेट के बीच में, ये 2004 के बाद, जेन जी वाले लोग ये इंडिया से बाहर जन्मे हैं। अब ये इंडिया से बाहर जन्मे हैं तो पहले पूछा जाएगा कि आपके दोनों फादर या मदर में से कोई एक इंडियन सिटीजन है। अगर कोई एक इंडियन सिटीजन होंगे तो ठीक है, पहला टिक मार्क। और दूसरा, 1 साल के अंदर, आपके जन्म के 1 साल के अंदर उस कंट्री के एम्बेसी में या कंस्युलेट में आपका रजिस्ट्रेशन कराना है। अभी तक रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं कराना था, बस पूछते थे कि बेटा फादर या मदर में से कोई इंडियन है, आप बोलते हैं हाँ, आप भी इंडियन हो गए। पहले तो पूछते थे सिर्फ फादर इंडियन है, आप बोलते हैं हाँ, इंडियन हो गए। लेकिन अब क्या है कि ये तो पूछ ही रहे हैं कि फादर या मदर में से कोई इंडियन है या नहीं है, साथ ही में आपको ये भी बोल रहे हैं कि जब तक ये बच्चा का फर्स्ट बर्थडे आए, 1 साल का हो, अब तब तक जाके कंस्युलेट में रजिस्ट्रेशन करा लो इसकी। बस यही है डिसेंट में, और कुछ नहीं है। बाई बर्थ एंड बाई डिसेंट, ये समझने वाली एक चीज थी, इसको थोड़ा सा समझने वाली कह सकते हो आप, ऐसे तो रट्टा ही है बट फिर भी मैंने ट्राई किया है कि इसको इजीली बताऊं। तीसरा तरीका आता है बाय रजिस्ट्रेशन, कि आप रजिस्टर करके कैसे बन सकते हो। तो ये किन चीजों के लिए होता है ना, ये मैं बता देता हूं, बस यही ध्यान आप रखना, इससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मान लो कि आप कहीं और के हो, कहीं और के सिटीजन हो, ठीक है। आप मान लो, मैं किसी का एग्जाम्पल दूं, अगर का एग्जाम्पल देना सही नहीं रहेगा, किसी का नाम लेना, तो मैं एग्जाम्पल देता हूं कि कोई एक यूएसए का बंदा है, ठीक है, वो यूएसए में बहुत दिन से रह रहा है, वो इंडिया आ गया, उसको यूएसए में कंज्यूमरिस्ट लाइफस्टाइल नहीं पसंद है, उसको इंडिया में चाहिए भाई, सब कुछ बढ़िया लाइफ उसको लग रही है यहाँ। वो इंडिया में आ गया, वो इंडिया में रहने लगा। अब उसको है कि नहीं, मैं यूएस का सिटीजन नहीं रहना चाहता, मुझे इंडिया का सिटीजन बनना है। तो ना तो वो बेचारा बाई बर्थ इंडियन हो सकता है, ना तो बाई डिसेंट हो सकता है, उसके पापा मम्मी कोई इंडियन नहीं है, तो हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसको इंडियन सिटीजन बनना है, तो क्या वो नहीं बन पाएगा? बन पाएगा। कैसे बनेगा? रजिस्ट्रेशन की तरफ। कैसे? हम इसमें उन लोगों को सिटीजन बनाते हैं जो इंडिया में 7 साल से रह रहे हैं, ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इन इंडिया सिंस लास्ट 7 ईयर्स। हम उनको कहेंगे कि भाई, जैसे ये बंदा आया, हम इसको बोलेंगे कि भाई इंडियन सिटीजन बनना है ना, कुछ मत करो, 7 साल इंडिया में रहो और रहने के बाद अप्लाई कर देना सिटीजनशिप के लिए, तुम बन जाओगे सिटीजन। दूसरा, मान लो कि कोई एक इंडियन है, उसने किसी फॉरेनर से शादी करी, ठीक है, शादी कर ली। अब वो फॉरेनर भी तो आएगी, यहां रहेगी। अब उस फॉरेनर को भी इंडियन बनना है, तो वही बात है कि कोई अगर इंडियन से मैरिड है, ठीक है, तो वो भी तो बर्थ और डिसेंट के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो वो इंडियन से अगर मैरिड है तो उसको भी हम यही बात बोलते हैं कि भाई साहब 7 साल इंडिया में रहो, उसके बाद अप्लाई कर देना, ठीक है। रजिस्ट्रेशन में यही चीजें आती हैं, इसी तरीके की चीजें आती हैं। जो बाई बर्थ या बाई डिसेंट नहीं बन सकते, उनको हम रजिस्ट्रेशन की तरफ बना लेते हैं, ठीक है, यही बात है। अगला आता है बाई नेचुरलाइजेशन, ठीक है। यह भी एक तरीका है सिटीजनशिप लेने का। इसमें समझाने के लिए मैं आपको एक यही बता सकता हूं कि यह भी एक तरीके का रजिस्ट्रेशन ही होता है। इसमें बहुत लीगल डिफरेंसेस होंगे, हमारे काम के बिल्कुल भी नहीं है, कहीं से भी नहीं है। बस इतना समझो एक चीज कि आप इसमें, यहां पे ऑल्दो 12 इयर्स लिखा है, बट आई एम नॉट श्योर कि ये 12 है नहीं, मैं क्रॉस चेक करके आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा ये। तो अभी इसको ये 12, इसमें होता क्या है कि जब आपको अप्लाई करना है सिटीजनशिप,
जब आपको अप्लाई करना है सिटीजनशिप के बारे में, तो उससे पहले क्या करना होता है, तो अप्लाई करने के 1 साल पहले तक, मान लो कि आपको अप्लाई करना है 10 जनवरी 2024 को आपको सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करना है, तो उसके 1 साल पहले यानी 10 जनवरी 2023 से आप तो कंटिन्यूअसली इंडिया में रहने चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना है। और उससे पहले के ये 14 ईयर्स, यही मैं कह रहा था, ये 12 ईयर्स है ना, या तो ये 12 ईयर्स है या 14 ईयर्स है, मैं ये क्रॉस चेक करके बता दूंगा। ऑल्दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो कि ये 14 ईयर्स, ये 1 साल से पहले तक के ये 14 या ये 12 ईयर्स में, ये 14 ईयर्स में मान लो आपको 11 ईयर्स इंडिया में रहना है। ठीक है, कहने का मतलब कि आप इंडिया में आ गए, आप इस दिन इंडिया में प्रकट हुए, अब आप अगले 14 साल तक, अगले जो 14 साल हैं उसमें से 11 साल आप इंडिया में रहने चाहिए। ठीक है, 3 साल आप बाहर हो सकते हो, लेकिन जब आपको अप्लाई करना है ना जिस दिन, उसके 1 साल पहले तक तो आपको लगातार जो है सो इंडिया में रहना होगा। तो ऐसे अगर आप सिटीजन बनेंगे तो आप एक नेचुरलाइज्ड सिटीजन बनेंगे। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला तरह से याद कर लेना, 1 + 11/14, कि पहले अप्लाई करने से 1 साल पहले तक लगातार और उसके बाद 14 में से 11 साल, ये ऐसे करके याद करना। मैंने भी ऐसे ही, मुझे भी ऐसे ही सिखाया गया था, मैंने ऐसे ही याद किया था, ये इसीलिए मैं 12 ईयर्स पे कंफ्यूज था, बट मैं ये क्रॉस चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम ही है, ये 12 ईयर्स में से ही है कि 12 ईयर्स में से ये 12 मंथ जो है, ये यानी 12 मंथ मतलब क्या, 1 साल, ये प्रीसीडिंग आपको लगातार रहना है, और ये जो बाकी 12 है इसके 11 साल टोटल जोड़ के, या तो ये 11/12 है या 11/14 है, ये मैं आपको कंफर्म करके बता दूंगा, ये 14 ईयर्स है या 12 ईयर्स है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कि अगर मान लो ये 12 साल भी है तो क्या है, ये 12 साल में से 11 साल आपको रहना है लगा इंडिया में, 1 साल के लिए आप इधर उधर जा सकते हो, और जिस दिन आपको अप्लाई करना है उससे ठीक 1 साल पहले तक आप कंटिन्यूअसली इंडिया में रहोगे। ठीक है, तो ये चीज होती है नेचुरलाइजेशन की। ये भी है एक तरीका सिटीजनशिप लेने का, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एग्जाम्पल हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि गोवा पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, इंडिया का पार्ट पोर्टुगल का पार्ट था, फिर इंडिया का पार्ट बना। जब इंडिया का पार्ट बना तो वहां पे जो भी लोग रह रहे थे उस गोवा में, वो क्या बन गए, इंडियन बन गए। जब टेरिटरी हमने इनकॉर्पोरेट करी तो वहां के जो लोग हैं वो इंडिया के सिटीजन बन गए। ठीक है, अब थोड़ा सा ब्रीफली हम ये बता देते हैं कि ये जो सीए 2019 था, इसमें क्या मेन चीज थी, इसमें क्यों इतना बवाल था। ये सब तो खैर बहुत डिबेट का मैटर है, ये सब कभी बाद में इस पे एक डिफरेंट चीज बन सकती है, बट समझने का क्या है ना, हमारे हिसाब से वो ये समझो आप कि हमने इसमें, इस एक्ट के थ्रू हमने 6 कम्युनिटीज को फ्रॉम 3 कंट्रीज, ये जो 3 कंट्रीज हैं ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज में से, हमने ये परमिशन दी थी कि हम ये जो 6 कम्युनिटीज हैं फ्रॉम 3 कंट्रीज, उनको ये परमिशन दे रहे हैं कि वो एक तरीके से नेचुरलाइजेशन के ही थ्रू इंडियन सिटीजन बन जाएं। 3 देश से, कौन 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, इन 3 देश के 6 कम्युनिटीज, कौन कौन से, हिंदूज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ये 6 कम्युनिटी के अगर लोग हैं जो इन 3 कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो और वो इंडिया में आए हैं 31 दिसंबर 2014 से पहले, वो 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया में आए हैं, इस 6 कम्युनिटी के इस 3 देश के लोग, तो उनको हम सिटीजनशिप देंगे कैसे, इस फॉर्मूला पे 1 + 5/11। ये कैसा फॉर्मूला है, पिछले 11 ईयर्स में से आप 5 साल इंडिया में रहने चाहिए, और जिस दिन आपको अप्लाई करना है उससे 1 साल पहले तक आपको कंटिन्यूअसली इंडिया में रहना है। जैसे हमने नेचुरलाइजेशन में कैसे दिया था, 1 + 11/12, या फिर अभी हम कंफ्यूज थे 1 + 11/14 में, तो उसी तरह से हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में क्या बोल रहे हैं कि 1 + 5/11। हमने ये क्यों रिसेशन इनको दे दिया, इन लोगों को तो 12 साल में से 11 साल इंडिया रहना पड़ रहा है,
इनको 11 साल में से सिर्फ 5 साल रहना पड़ रहा है। क्यों दे दिया? क्योंकि ये जो 6 कम्युनिटीज हैं हमारी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं। इन कंट्रीज में, ये 3 कंट्रीज में इन कम्युनिटीज के बहुत से प्रोसिक्यूशन के केसेस हैं। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है इन पे बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुई है, तो हम एज अ गुडविल हम इनको अपनी सिटीजनशिप दे रहे हैं और हम ज्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं रख रहे हैं इस चीज को। ठीक है, बस यही बात है इसकी, और इसी को लेकर के इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन की वजह से लोगों ने इसका बवाल मचाया हुआ था। तो ये तो बात हमने कर ली कि अलग अलग तरीके कैसे इंडियन सिटीजनशिप ले सकते हैं। अब हम एक बात कर लेते हैं कि 3 तरीके से दिया हुआ है कि इंडियन सिटीजन जो हैं वो 3 तरीके से सिटीजनशिप लूज भी कर सकते हैं। पहला तो है बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है? रिनाउंस कर देना। क्या मतलब वो रिनाउंस कर देने का? आज मैं गया और मैंने सामने से बोला कि ये लो इंडियन सिटीजनशिप, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपनी मर्जी से इंडिया की सिटीजनशिप छोड़ रहा हूं। ऐसे अगर किसी को करना है, आइए करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रिनंसिएशन, ये रिनाउंस कर दीजिए। रादर एक करंट अफेयर्स बता दूं, 2022 और 2023 में वन ऑफ द हाईएस्ट रिनंसिएशन हुए हैं सिटीजनशिप के। इंडिया से, इंडिया की सिटीजनशिप वन ऑफ द हाईएस्ट हुई है जब इस बार बहुत लोगों ने छोड़ी है। ये ऐसा नहीं है कि छोड़ी है तो मतलब कहीं और चले गए हैं तो इनको कुछ बहुत वो हो जा रहा है। ये कोई नेगेटिव पॉजिटिव बात नहीं है। छोड़ने का एक कारण जो बहुत न्यूज़पेपर आर्टिकल से समझ में आता है वो ये है कि इंडिया में है सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और इंडिया में दूसरा एक आपने सुना होगा एक प्रोसेस है ब्रेन ड्रेन का। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाके काम करने में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि हम यूएस जाएंगे, यूके जाएंगे, ये वो बहुत चलता है। तो जब वो बाहर जाके काम करते हैं ना, तो उनको लगता है कि मुझे जहां मैं काम कर रहा हूं, मेरा तो सारा लाइफ अब यही बस गया, तो मुझे वहां की सिटीजनशिप अगर मिल जाती तो मेरे लिए ज्यादा फायदा होता, मेरे इंडिविजुअल करियर के लिए। तो अब इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप तो है नहीं, तो वो दोनों की तो ले नहीं सकते, तो उनको लगता है कि मैं अपने पर्सनल करियर के लिए जो है सो इंडिया के सिटीजनशिप छोड़ देता हूं और यहीं पे रहता हूं। तो ये पहला तरीका है सिटीजन छोड़ने का, रिनंसिएशन। ये कहां दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, ये दिया है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 में। ध्यान रखना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया ये। दूसरी चीज है बाई टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? क्या वर्ड से आप क्या समझते हैं कि टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है? टर्मिनेशन तब होती है जब कोई इंडियन सिटीजन वॉलेंटैरिली किसी दूसरे देश की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है। तो हम बोलेंगे कि भाई साहब सुनो, तुम्हारा जो इंडियन सिटीजनशिप है ना वो टर्मिनेट कर दिया गया है। हमने आर्टिकल 9 पढ़ा है ना अभी जस्ट, यही बात करता है ना, सिंगल सिटीजनशिप है। तो जैसे ही तुमने दूसरे कंट्री की ली सिटीजनशिप, तुम गए, तुम्हारा टर्मिनेट हो गया सिटीजनशिप। और जो तीसरी चीज है, तीसरा तरीका जो जिससे इंडियन सिटीजन का लॉस हो सकता है वो है डेप्रीवेशन। ये एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। डेप्रीवेशन क्या होता है कि इसमें ना गवर्नमेंट ही ये बोल देती है कि आज से ये इंसान जो है सो इंडियन सिटीजन नहीं होगा। भाई गवर्नमेंट क्यों बोल रही है ये बात? ये तो बहुत हार्श स्टेप हुआ ना, गवर्नमेंट ने ये पनिशमेंट दे दिया कि तुम सिटीजन ही नहीं हो। कब? कुछ कंडीशन है। पहला, जब गवर्नमेंट को ये पता लग जाए कि भाई तुमने ये फ्रॉड से लिया है सिटीजनशिप, ये तुम्हें सही तरीके से मिला नहीं है, तुमने फ्रॉड करके कुछ जुगाड़ करके तुमने लिया है, तो हम डिप्राइव कर देंगे तुम्हारी सिटीजनशिप। दूसरा, कि तुमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ डिसलॉयल्टी दिखाई है। ठीक है। तीसरा, कि तुमने अब इंडिया मतलब भगवान ना करे बट इंडिया किसी वॉर में है, अगर उस वॉर में जो है सो तुमने भाई साहब एनिमी स्टेट से जो है सो कुछ साठगांठ कर रखी है। बताओ, मतलब ये तो बहुत गलत बात है। तो गवर्नमेंट डिप्राइव कर देगी तुमको सिटीजनशिप से। फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन के, नेचुरलाइजेशन के, इनके जो कंडीशंस हैं इसमें है ना कि रजिस्टर कराना है और फिर उसके बाद आपको वो ये सब चीजें करनी है, तो ये सब भी फ्रॉड में ही आ जाएगा कि आप ये नहीं कर रहे हो तो यानी आप फ्रॉड तरीके से लिया आपने। अगर आपको चाहिए कि हाँ 11/12, अगर 12 साल में से 11 साल रहना है, आप रहे हो 8 साल और आपने कुछ फ्रॉड करके, कुछ अनफॉर्चुनेट मीन्स, इलीगल मीन्स से आपने ये दिखा दिया कि आप 11 साल हो और गवर्नमेंट को ये पता लग गया, डिप्राइव कर देंगे हम। उसके बाद क्या होता है
कि एक अगर मान लो आप 7 साल तक इंडिया से बाहर रिसाइड कर रहे हो तो भी आपकी डेप्रीवेशन से सिटीजनशिप जा सकती है। ठीक है, ये है बात सिटीजनशिप खोने की। तो यही मोटी मोटी इस चैप्टर में बात है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा सिर घुमाने की जरूरत नहीं है, जितना समझाया है एक बार उसको रिवाइज कर लेना, और समझ में नहीं आया एक बार फिर से देख लेना इसको, कैसे मैंने डेट का बताया था। आर्टिकल्स याद रखना, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की उम्मीद नहीं है, और स्पेशली डेट्स पे तो क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल ही नहीं आएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। कोई डेट नहीं पूछेगा कि हाँ डेट बताओ आर्टिकल 6 में कौन सी डेट लिखी है। तो बस ये ध्यान रखना, हाँ कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो दोनों ही चैप्टर जो हमने किए हैं, ये वाला और इससे पिछले वाला, ये दोनों ही एक तरीके का था। कुछ चीजें समझने वाली थी, बाकी चीजें रटने वाली थी। मैंने ट्राई करा है कि जितना इजी बना सकूं उतना बनाऊं। तो बस बात इतनी सी है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पॉलिटी का, और हम इसको कम से कम मुझे लगता है 2 से 3 वीडियोस में करेंगे, क्योंकि वो बहुत डिटेल मांगता है और वही सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंडामेंटल राइट्स। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे, और वो बहुत क्रूशियल है। जब तक उसके शुरू होने से पहले तक मैं कहूंगा कि ये दोनों को जल्दी से निपटा लो, इसके बाद इस पे ज्यादा सिर खपाने की जरूरत नहीं है। फिर सीधा फंडामेंटल राइट्स बहुत आराम से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।